नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। देखिए, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी उपचुनाव को लेकर घोषणा की गई है। कल घोषित हो सकती है प्रत्याशियों के नाम। केदारनाथ उपचुनाव के लिए साफ हो जाएगी तस्वीर। ये बड़ी जानकारी, रविवार तक साफ हो जाएगी बीजेपी प्रत्याशी की तस्वीर और 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नाम का फैसला भी हो जाएगा। नामांकन में सीएम धामी, कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद अनिल बलूनी 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख जो है वो तय की गई है। ये बड़ी जानकारी, जहां बीजेपी उपचुनाव को लेकर घोषणा की गई है और कल घोषित हो सकती है प्रत्याशियों के नाम, जहां केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और रविवार तक जो बीजेपी प्रत्याशी की जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नाम का फैसला किया जाएगा और नामांकन में सीएम धामी, कई वरिष्ठ नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद अनिल बलूनी 29 अक्टूबर नामांकन की जो तारीख है वो तय की गई है। तो कल घोषित हो सकती है प्रत्याशियों के नाम। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की ये बड़ी घोषणा की गई है और केदारनाथ उपचुनाव के लिए जो तस्वीर है कल यानी कि रविवार को पूरी तरह से तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी और 28 अक्टूबर को प्रत्याशी के नाम का फैसला होगा। इसमें सीएम धामी, कई वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद अनिल बलूनी जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आगामी दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के चलते प्रदेश भर में स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की बेहतर व्यवस्थाएं जो है उसे सुनिश्चित की जाए। सचिवालय में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि दीपावली पर यातायात प्रबंधन का खास ध्यान रखा जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि आवागमन करने के लिए लोगों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो और अग्निशमन विभाग दीपावली पर आगजनी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था करे। स्वास्थ्य विभाग को सभी आपातकालीन व्यवस्था रखने के साथ ही बर्न यूनिट 24 घंटे सुचारू अवस्था में रखने के लिए भी निर्देश दिए गए और सीएम धामी ने त्योहारों में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी को रोकने के लिए खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट, थूकने की घटनाओं और गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। राज्य स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने सभी जिलाधिकारी और उनको निर्देश दिए हैं कि जनपदों के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता के लिए खास अभियान चलाया जाए। आपको ये भी बताते चले कि राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 6 से 12 नवंबर तक प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन समेत कई नेता वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी और एसएसपी मौजूद रहेंगे। तो दीपावली, राज्य स्थापना दिवस के चलते सीएम धामी जो है उन्होंने निर्देश दिया है अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा की जाए, इसके निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ शहरी ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया जाए। स्वच्छता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से सुचारू की जाए, उस पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाए। ये तमाम निर्देश जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई और उन्होंने ये भी कहा है कि खाने में मिलावट की जो घटनाओं पर सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो घटनाएं सामने आ रही हैं थूक जिहाद की, जिस तरीके से खाने में थूक कर जिहादियों के द्वारा दिया जा रहा था, ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे, इसके निर्देश दिए हैं। और स्थापना दिवस की तैयारियों को लेकर जो जिलाधिकारी जो है वो पूरी तरह से अब यहाँ पर एक्शन मोड में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर बैठकें कर रहे हैं और तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस और दीपावली को लेकर सख्त यहाँ पर निर्देश दिए हैं कि जो तमाम तैयारियां हैं उसको किया जाए और
जो खाने में मिलावट है उस घटनाओं पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दी गई। खबर देहरादून से है, जहां राज्य के पुनर्गठन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा के सभागार कक्ष में विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बताते चले कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच चले आ रहे परिसंपत्तियों के बंटवारे मामले में चर्चा की गई। सहकारिता विभाग के अंतर्गत ये पाया गया कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपए की धनराशि होगा, जबकि उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश को लगभग रुपए 3 करोड़ 33 लाख की धनराशि दिया जाए, जिसके लिए दोनों राज्य में सहमति बनी है। मंत्री ने कहा कि ऊर्जा से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार कार्रवाई जो है वो की जाएगी। उन्होंने बताया कि कृषि के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 13 लाख रुपए की धनराशि उत्तराखंड को दिए जाने पर उत्तर प्रदेश ने सहमति दी है। वहीं मंत्री ने कहा कि वन और सिंचाई के कुछ मामलों में बातचीत अभी भी लंबित है, जिस पर विभागीय सचिव स्तर पर आने वाले 10 दिनों के भीतर बैठक कर मामलों का निस्तारण किया जाएगा। तो डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल यहां पर उन्होंने पुनर्गठन जो मंत्री हैं अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की, जहां यूपी उत्तराखंड की परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। वन सिंचाई के कुछ मामलों पर भी यहां पर इस बैठक में बातचीत की गई है और आने वाले 10 दिनों में मामले का निस्तारण करने के लिए यहां पर मंत्री के द्वारा निर्देश दिए गए। देखिए, हम उत्तराखंड जो हमारा राज्य है ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था और तब से हमारे यहाँ कुछ परिसंपत्तियों के बंटवारों को लेके लगातार हम लोग बातचीत करते रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले दिनों योगी जी के जो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उनके साथ बातचीत की थी। कुछ मामले शॉर्ट आउट हुए थे, लेकिन उसके बाद भी अभी हमारे यहाँ कुछ विषय ऐसे हैं कि जिसको अभी निस्तारित करना बाकी है। जब पिछली बार मैंने एक मीटिंग ली थी, आपको भी सबको जानकारी है, वन विभाग का कुछ पैसा हमारा पेंडिंग है, कुछ सिंचाई विभाग की ज़मीनें हमारी वहाँ पे ऐसी हैं कि जिसको मैंने कहा था इसको और पुनर्जीवित आप करिए। तो उसके बाद का क्या डेवलपमेंट हुआ, अच्छी बात यह है कि इस बैठक का एक नतीजा ये निकला कि हमारे यहाँ जो सहकारिता का है उसमें हमें कुछ जो पहले हमारे रिकॉर्ड में नहीं था वो सहकारिता का पैसा भी अब हमने क्लेम किया है। लगभग 10 करोड़ 44 लाख रुपया हमने वहाँ से लेना है, 3 करोड़ 33 लाख रुपया हमने देना है। उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने नई योजना बनाई है। चीन की सीमा पर तैनात आईटीबीपी की टीम की मदद से पहाड़ के पशुपालकों की आय बढ़ेगी। जी हां, हम आपको बताते चले कि उत्तराखंड में आईटीबीपी यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी में तैनात है। अब आईटीबीपी की मदद से पहाड़ में आर्थिक आय है और मजबूत होगी। उत्तराखंड सरकार ने 2 दिन पहले हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है कि आईटीबीपी के लिए मटन और चिकन के साथ फिश की सप्लाई की जाएगी। आईटीबीपी और उत्तराखंड के पशुपालन विभाग के बीच ये करार हुआ है, जिसके तहत पहाड़ के हिमालय क्षेत्र में मांस की सप्लाई आईटीबीपी की जाएगी। और उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि अब तक ये खरीद प्रदेश के बाहर से होती थी, जिससे प्रदेश को राजस्व में कोई फायदा नहीं होता था, लेकिन अब ये खरीद उत्तराखंड में की जाएगी और ऐसे में बड़े पैमाने पर पहाड़ के किसानों को फायदा होगा, जो अब बकरी पालन है, मुर्गी फार्म और फिशरीज का जो काम करते हैं उनके लिए ये एक सहायता करेगी। देखिए, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे कैबिनेट के समस्त सहयोगियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये प्रपोजल हम पिछले 1 साल से परस्यू कर रहे थे आईटीबीपी के साथ। आईटीबीपी की जो 3 प्रमुख पोस्टें हैं वो हमारे पिथौरागढ़ जिला, चमोली जिला और हमारे उत्तरकाशी जिले में हैं।
और हमने उनसे निवेदन किया था कि हम चाहते हैं कि जो आपके यहाँ जो भी खपत होती है, चाहे वो मीट की हो जैसे आपने बोला है, जैसे चिकन की है, चाहे वो मत्स्य पालन की है, मत्स्य की है, मछली की, वो आप लोकल प्रोक्योर करिए। पहले यूपी से प्रोक्योरमेंट होता था। और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का, जिनको ये प्रपोजल गया था और उन्होंने इसको संस्तुति दी। और आज हमारे फार्मर्स के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आज आपको एक चेन ऑफ सप्लाई अश्योर हो चुकी है कि अब आईटीबीपी आपसे अगले 5 साल के लिए लगातार मीट भी खरीदेगा, आपसे मछली भी लेगा और आपसे चिकन भी लेगा। पता तो है, आपको तो प्रशासनिक ग्राउंड पे है वहाँ से। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब केदारनाथ की, जहां विश्व प्रसिद्ध 11वें ज्योतिर्लिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट जैसे जैसे बंद होने की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। हर रोज 13,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शनों के लिए धाम पहुंच रहे हैं, जबकि इस वर्ष की केदारनाथ यात्रा अपने अंतिम चरण में है। अब मंदिर के कपाट बंद होने में मात्र 9 दिन शेष रह गए हैं। आपको ये भी जानकारी देते चले कि 3 नवंबर को केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने जा रहे हैं। इस वर्ष केदारनाथ धाम के कपाट 10 मई 2024 को श्रद्धालुओं के दर्शन करने के लिए यहां खोल दिए जाएंगे। तो वहीं अभी तक लगभग 6 महीनों की यात्रा अवधि के दौरान श्री केदारनाथ धाम में 15,03,285 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। आपको ये भी बताते चले कि इस साल मानसून सीजन के दौरान बीते 31 जुलाई को केदार घाटी में अतिवृष्टि के कारण सड़क मार्ग से लेकर पैदल मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिस कारण यात्रा कुछ दिनों के लिए पूरी तरह से बाधित हो गई थी। मगर उत्तराखंड सरकार और जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग के प्रयासों से क्षतिग्रस्त मार्गों को युद्ध स्तर पर ठीक किया गया, जिसके चलते दूसरे चरण की यात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ रही है। केदारनाथ में श्रद्धालुओं को मिले स्वच्छ साफ वातावरण, डीएम के अधिकारियों को सफाई व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं और कूड़े की सूचना अगर पंचायत को दी जाने की अपील भी की गई है। केदारनाथ नगर पंचायत कर रही है बेहतर साफ सफाई। देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माने की कार्रवाई की गई है और किसी तरह का कूड़ा खुले में न जलाने की अपील की गई है। पर्यावरण को बड़ी मात्रा में यहाँ पर नुकसान होता है और खुले में कूड़ा जलाना स्वच्छता नियमों का उल्लंघन किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी रुद्रप्रयाग से, जहां श्री केदारनाथ धाम में पहुंच रहे श्रद्धालुओं को स्वच्छ और साफ वातावरण उपलब्ध हो सके, इसके लिए जिलाधिकारी सौरभ गहरवार ने अधिकारियों को केदारनाथ धाम में लगातार बेहतर साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जहां नगर पंचायत केदारनाथ धाम में लगातार बेहतर साफ सफाई व्यवस्था कर रही है। व्यापारियों से नगर पंचायत को दुकानों से कूड़े उठाने की सूचना देने की अपील की जा रही है। इसके साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जा रही है। अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केदारनाथ नीरज कुमार ने कहा कि श्री केदारनाथ धाम की यात्रा अपने अंतिम चरण में है, जबकि संज्ञान में आया है कि कई व्यापारी जो हैं वो प्रतिष्ठानों से उत्पन्न कूड़े को खुले में जला रहे हैं। उन्होंने दुकानदारों से अपनी अपनी दुकानों की साफ सफाई के दौरान बने कूड़े को खुले में न जलाने की अपील की है। साथ ही कूड़े को एक स्थान पर इकट्ठा कर उसकी सूचना नगर पंचायत केदारनाथ को देने की भी अपील की गई है, ताकि कूड़े का उचित निस्तारण किया जा सके। उन्होंने केदारनाथ क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि प्रतिष्ठानों से उत्पन्न किसी भी तरह का कूड़ा खुले में ना जलाए। इससे एक और जहां पर्यावरण को बड़ी मात्रा में नुकसान होता है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसा करना स्वच्छता नियमों का भी उल्लंघन है। नगर पंचायत केदारनाथ ने सभी व्यापारियों को अवगत करवाया है कि स्वच्छता नियमों का पालन न करने पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। श्री केदारनाथ धाम में संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानों का कूड़ा खुले में जलाया जा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अपनी दुकानों से उत्पन्न कूड़ा कचरा न जलाएं। कचरा जलाना न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि
स्वच्छता नियमों का भी उल्लंघन है। इस संदर्भ में नगर पंचायत द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नगर पंचायत केदारनाथ के द्वारा समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। कृपया सभी से अनुरोध है कि वे नियमों का पालन करें और कचरे को खुले में न जलाएं। साथ ही उसको निर्धारित स्थान पर जमा करें ताकि स्वच्छता को बनाए रखा जा सके। श्री केदारनाथ धाम में संज्ञान में आया है कि कतिपय व्यापारियों के द्वारा अपनी दुकानों का कूड़ा खुले में जलाया जा रहा है। नगर पंचायत क्षेत्र के सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अपनी दुकानों से। खबर हरिद्वार से है, जहां हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार दीपावली को लेकर हरिद्वार पुलिस ने अपनी तैयारियों को पूरा कर लिया है। आपको बताते चले कि आगामी त्योहारों को लेकर बाजारों में भीड़ हो सकती है, जिसको लेकर पुलिस ने यातायात प्लान लागू कर दिया है। दीपावली के बाद भी यातायात प्लान लागू रहेगा। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने यातायात प्लान को पूरी तरह से लागू कराने के निर्देश दिए। इसके लिए यातायात पुलिस के साथ ही थाने कोतवाली की पुलिस को भी मुस्तैदी बरतने के हिदायत दी गई है। एसएसपी ने बताया कि यातायात प्लान 29 अक्टूबर से 2 नवंबर तक लागू रहेगा। बताया जा रहा है कि सिंह द्वार से जगजीतपुर चौकी तक सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। इसी तरह हरिलोक तिरहा जटवाड़ा पुल से लेकर सेक्टर 2 भेल और बैरियर तक भी ये जो व्यवस्था है वो लागू रहेगी। आगामी धनतेरस और दीपावली के मद्देनज़र हरिद्वार पुलिस के द्वारा एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एक ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, जिसमें जो नए पार्किंग स्थल हैं वो चिन्हित किए गए हैं। साथ में जहां तक जो गाड़ियों के एक्सेस है उसको निर्धारित किया गया है। वन वे सिस्टम लागू किया गया है। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जितने भी हमारे हरिद्वार के वासी हैं या बाहर के जो भी यात्री यहाँ आएंगे वो उस ट्रैफिक प्लान को एक बार जरूर देख लें। किसी भी तरीके का कोई भी आपको असुविधा ना हो, कोई भी अव्यवस्था ना हो, उसको हरिद्वार पुलिस इस पर भी हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का जो भीड़ का दबाव है उसको नियंत्रित करने के लिए जो ट्रैफिक प्लान है उसको आप प्रॉपर सभी लोग उसको फॉलो करने के लिए हमारा सहयोग करें। मेरी आप सभी लोगों से याद है। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, मजार जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, लव जिहाद के साथ साथ डेमोग्राफिक परिवर्तन को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। इन मामलों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने रुख को साफ किया है। विपक्ष की ओर से सभी सरकार पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले में सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि सरकारें कमजोर पड़ गई हैं। अगर पूरी तरह से कानून का राज हो तो कोई भी किसी तरह का या फिर किसी पर हावी नहीं होगा। वही शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तरकाशी में मस्जिद विवाद के मामले में कहा कि अगर मस्जिद सही है और वैध है तो सरकार को जनता के सामने स्थिति साफ रखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मस्जिद अवैध है तो ऐसी स्थिति में वहां पर बुलडोजर चला देना चाहिए। कुल मिलाकर शंकराचार्य ने इस मामले में भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कहा है कि जब स्थिति स्पष्ट नहीं है यानी कि साफ नहीं है तो जनता आंदोलन करेगी, लेकिन इसमें सरकार को कागज दिखाकर साफ करना चाहिए कि मस्जिद वैध है या फिर अवैध है। और आज तक बोलते रहे, लेकिन जितने दिन हम पूज्य पाद शंकराचार्य जी के चरणों में रहे, हमने पूरी कोशिश की कि हमको बोलने का मौका न मिले। अब 80 से हमने बोलना शुरू किया और आज तक बोलते रहे, लेकिन जितने दिन हम भाई ये मुसलमानों में सुन्नत है, धर्म है कि जब कोई खाने की चीज किसी के लिए आगे बढ़ाते हैं तो थूक करके वो बढ़ाते हैं। वो मानते हैं कि इससे प्यार बढ़ता है और ये भी मानते हैं कि जैसे दूसरे धर्म का व्यक्ति खाएगा तो उसकी पवित्रता खंडित होगी तो वो हमारे में आ जाएगा।
तो इसलिए वो करते ही हैं। तो ये तो हमको तय करना है ना कि हम किसके हाथ का खाएं, किसके हाथ। इसीलिए हम लोग पहले विचार करते थे, अब वो विचार बंद हो गया, तो अब ये सब तो भोगना ही पड़ेगा। भाई डेमोग्राफी तो हो ही रही है, जहाँ जिसकी डेमोग्राफी है वहाँ पर वो राजा बन गए। सरकार का राज अब कहाँ देश में दिखाई देता। डेमोग्राफी कितनी भी बदल जाए, अगर सरकारें दृढ़ हो तो न्याय कानून का शासन हो, कानून का शासन हो तो डेमोग्राफी क्या कर लेगी। लेकिन सरकारें कमजोर पड़ गई हैं, इसीलिए डेमोग्राफी प्रभावी हो गई है। जहाँ जो ज्यादा संख्या में है वो वहाँ अपने दादागिरी चला रहा है। अब 80 से हमने बोलना शुरू किया और आज तक बोलते रहे, लेकिन जितने दिन हम मुझे बात उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एक कार्यक्रम से लौटते हुए मॉल रोड पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना भारी भरकम काफिला छोड़कर रिक्शे से मॉल रोड पर चले। फिर भीड़भाड़ इलाके से स्कूटी में सवार होकर पिक्चर पैलेस चौक पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मसूरी मॉल रोड पर 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक वाहनों के लिए प्रतिबंधित है, क्योंकि मॉल रोड पर वाहनों के चलने से देश विदेश से आए पर्यटकों को दिक्कत होगी, जिसको लेकर उन्होंने भी अपने वाहनों के काफिले को मॉल रोड के बाहर छोड़ा और रिक्शे से चले। फिर भीड़भाड़ इलाके से स्कूटी के मदद से पिक्चर पैलेस तक पहुंचे। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया है कि वह नियमों का पालन करें, मॉल रोड पर प्रतिबंधित समय पर वाहन ना चलाएं और जब बाद 2 पहिया वाहन से चले तो हेलमेट हर हाल में पहने। उन्होंने कहा कि मसूरी के विकास के लिए वो लगातार कई योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं। मॉल रोड पर सुंदर और व्यवस्थित किए जाने को लेकर सरकार ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया है। वहीं मॉल रोड को और बेहतर किए जाने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी लगातार काम कर रहे हैं और उनका पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड प्रदेश विकास की गति में सबसे आगे होगा। और मैं कैलवियस से एक कार्यक्रम से वापस लौट रहा हूँ। मैंने पिक्चर पैलेस जाना है और इसलिए मैंने अपनी गाड़ी को वहाँ से भेज दिया और मैं रिक्शे से चल रहा हूँ, क्योंकि अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम लोगों को क्या मैसेज देंगे। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि मसूरी की जो माल रोड है ये सुंदर होनी चाहिए, जो कि टूरिस्ट यहाँ पर आए तो एक संदेश लेकर जाए। यहाँ पे गाड़ियाँ का आवाजाही कम होना चाहिए। अगर आप जाकर देखें, शिमला की अगर माल रोड देखें, नैनीताल की अगर माल रोड देखें, अगर वहाँ ये हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं रिक्शे से पिक्चर पैलेस जा रहा हूँ और मेरी सबसे अपील है, और विशेषकर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखने में आता है कोई एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, मिनिस्टर बन जाता है या पार्षद बन जाता है, वो नियम तोड़ने को अपनी सोचता मेरी ताकत है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।